अगला आपको क्लास 12 का हम फिजिक्स लेके आए हैं। इसमें यूनिट 2 का ही इलेक्ट्रिक करंट का एक अलग से लेसन 6 है, जिसे हम सिंपल सर्किट कहते हैं, सरल परिपथ। ये पार्ट 1 है आपका, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल, यानी वैद्युत सेल। ठीक है, वैद्युत सेल है। वैद्युत सेल का शाब्दिक अर्थ क्या है? वैद्युत सेल किसे कहते हैं, किसका मतलब शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, वो आप जानिए। तो इसका अर्थ है कि ऐसा निकाय या युक्ति जो किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हो, उसे सेल कहते हैं, या इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, एक चीज और भी जान लेना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक सेल में आपका, ये इलेक्ट्रिक सेल का हम डिजाइन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। चलिए, 2 इलेक्ट्रोड कन्फर्म होते हैं, है ना? एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इसमें इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम कैथोड। ठीक है ना? ये आपकी, इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोसिस। ठीक है, वैसे आपको देखा जाए तो सेल भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपका 1, 2, 3, 4 सेल कई तरह के होते हैं। तो एक सेल आपका होता है विद्युत रासायनिक सेल। है ना? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बोला जाता है। एक होता है फोटो सेल। ठीक है, ये फोटो सेल है, फोटो सेल इसको कहते भी हैं। और होता है सौर सेल। ठीक है, और होता है ताप युग्म सेल। ये सब आपके सेल हैं। ठीक है ना? थर्मो कपल सेल बोला जाता है, फोटो सेल है, सौर सेल, ये सब सेल हैं। सबका सेल का एक ही काम होता है कि वो किसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, यानी सेल जब भी करेगा तो विद्युत ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आप ये सेल देख रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें यही पढ़ना भी है। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या है आपको? वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, अब ये है क्या? ऐसा सेल, इसकी परिभाषा दे रहे हैं हम आपको, ऐसा सेल जो, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है से
रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है ना, ये है रासायनिक सेल। ठीक है, ये सेल करता क्या है, एक इसके स्टार को समझ लीजिए। सेल का एक ही काम होता है कि वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है या आवेश के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, रासायनिक सेल जो होते हैं आपके, रासायनिक सेल जो आपके हैं मुख्यतः 3 भाग से बनते हैं, जैसा कि हम ऊपर दिखाए हैं आपको, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या होता है कि पहला होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें 2 तरह के हो जाएंगे, एक एनोड हो जाएगा और आपका एक कैथोड हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रोड हो गए। और दूसरा इसका पार्ट होता है वैद्युत अपघट्य, है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसी को कहते हैं वैद्युत अपघट्य। हम आपको दिए हैं ऊपर सेल में। ठीक है, अब देखिए सेल की एक और अच्छी बात होती है, आपको हम बता देते हैं। जैसे हम एक बार फिर से सेल को निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका 2 इलेक्ट्रोड हो गया, है ना, ऐसे, जिसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे और एक ऋण लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एनोड और दूसरा वाला हो जाएगा कैथोड। एक अच्छी बात आपको जो हम बताने के लिए कर रहे हैं वो आप सीख लीजिए। याद रखिएगा, जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों सर्किट से जोड़ देते हैं, ये आपका अगर मान लीजिए बल्ब है, ये जलता होगा, तो जो परिपथ है यानी सेल के बाहर जो धारा चलती है वो चलती है एनोड से कैथोड की ओर। दिख रहा है आपको, एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन सेल के अंदर जब धारा चलती है वो चलती है कैथोड से एनोड की ओर, यानी सेल के बाहर परिपथ में वैद्युत धारा या धारा एनोड से कैथोड की ओर चलती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें है कि सेल के अंदर मतलब यहाँ पे सेल के अंदर धारा कैसे चलती है, कैथोड से एनोड की ओर चलती है। ये आपकी बात क्लियर होगी। अब देखिए सेल में भी, सेल आपके कई तरह के होते हैं। जैसे इस सेल में यानी विद्युत रासायनिक सेल में भी आपके पार्ट हैं, तो उसमें जो आपके विद्युत रासायनिक सेल है इसके भी 2 भाग होते हैं, यानी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सेल, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, और दूसरा भाग होता है इसका द्वितीयक सेल, है ना, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल। ठीक है, दोनों में एक शाब्दिक अर्थ हम आपको बता देते हैं, जो गाड़ियों में मोटरसाइकिल में लगाया जाता है, ठीक है ना, और चार्ज हो जाता है, या इन्वर्टर में जो सेल लगा रहता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। और जो प्राथमिक सेल होता है जो टॉर्च में लगाते हैं या रिमोट की बैटरी में लगाइए, उसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। तो हम एक परिभाषा भी दे सकते हैं इसको कि ऐसा सेल
ऐसा सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रिया अणु उत्क्रमणीय होती है। अणु उत्क्रमणीय होती है ना। तो इस सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप समझना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे डेनियल सेल है ना। दूसरे में आपका आ जाएगा शुष्क सेल है ना। फिर आपका आ जाएगा लेक्लांसे सेल, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे है, इसको हम आपको अभी बता रहे थे कि ये सेल दोबारा चार्ज नहीं होगा। इस सेल को पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसी में द्वितीयक सेल में हम देखें, ठीक देखिए, अब उसके उल्टा ही होगा ये। अब इसमें तो कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हम समझ लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, है ना। ठीक है, इस सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? द्वितीयक सेल इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल हो जाएंगे आपके, जैसे पहला सेल देखा जाए तो आपको मिल जाएगा सीसा संचायक सेल। दूसरा अगर आप लेना चाहेंगे क्षारीय संचायक सेल, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नई चीज पे हम लोग चलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल है ना। सेल का विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, तो जान लीजिए कि ईएमएफ, इलेक्ट्रिक ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये है विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक कूलाम आवेश, या आप एकांक आवेश कह लीजिए, को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा है ना, को सेल का विद्युत वाहक बल, इसको दिखाते हैं हम ई कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका सेल का विद्युत वाहक बल हुआ, है ना। तो ई बराबर होता है W/Q, मात्रक फाइनल है, वोल्ट होता है ना। एक चीज और जानिए, ये
आप इसके और भी मात्रक लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। इसकी बीमा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ml2T-3A-1, वही है पोटेंशियल की बीमा। राशि ये आदिश होती है, ये भी आपको ठीक से समझ में आना चाहिए। हो गया आपका। अब देखिए कि अब हम सेल के जो विद्युत वाहक बल है वो किन किन कारक पर निर्भर करता है ना। सेल का विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है, पहला निर्भर करता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोडों के धात्विक प्रकृति, इन पर निर्भर करता है ना। तीसरा आप भी ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये आपके हो गए उस पर। तो अपघट्य की प्रकृति याद रखिएगा, सांद्रता जो ई होगा वो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। सांद्रता बढ़ेगी तो सेल का विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। इसमें आप देखेंगे तो सेल जितना ही धातु प्रकृति, सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा जितनी ही धातु प्रकृति का होगा उतनी ही सांद्रता ये उसका विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है ना। और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका आपका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तो बीच की दूरी, अगर मान लीजिए आपकी बीच की दूरी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ की दूरी जो आपकी है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उसका विद्युत वाहक बल घट जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाएंगे यानी प्लेट चौड़ा लेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। धात्विक प्रकृति होगी तो भी बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक छोटी और बात हम दे देते हैं, 1 वोल्ट ईएमएफ की परिभाषा, सेल के ईएमएफ के 1 वोल्ट की परिभाषा हम दे रहे हैं, है ना। देखिए अभी हम पढ़े थे E बराबर W/Q, यानी अगर हम इसे 1 वोल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 1 जूल करेंगे और 1 कूलाम करेंगे, ठीक ना, ये करेंगे। तो इसके लिए हमारी परिभाषा बन के आएगी कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किया गया कुल कार्य या लगी ऊर्जा को सेल लगी ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया। देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हमने लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने के लिए है ना
सेल द्वारा कुल ऊर्जा किया गया कुल कार्य या लगी ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत बल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इतना आपके लिए हम बता दिए। धन्यवाद। अगले पार्ट में थ्योरी चलेगी।